नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया इस वक्त उथल-पुथल के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सत्ता की साजिशें हैं, सरहदों पर तनाव है और आम इंसान की जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ इंसान है। एक तरफ कनाडा को तोड़ने की कथित साजिश पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ अफ्रीकी देश कांगो में खदान में धंसने से सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दफन हो गई और एक बार फिर अमेरिका में सपनों की तलाश अब डरावना जाल बन चुकी है। इन सब बड़ी खबरों पर फिलहाल हम करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कनाडा को तोड़ने की साजिश, अमेरिकी अधिकारियों पर अलगाववादियों से मिलने का आरोप। अफ्रीकी देश कांगो में तबाही खदान में भीषण लैंडस्लाइड से 200 लोगों की मौत। अमेरिका में डंकी रूज का जाल, रोज 65 भारतीय पकड़े जा रहे। एक साल में 32,000 गिरफ्तार। तुर्की दुबई रूट बना नया हॉटस्पॉट। पीएम मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला, हमारे 1000 ड्रोन तैयार, जमीन और समुद्र से हमला करने में सक्षम। ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत। अब खबरें विस्तार से। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारियों ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। अलगाववादी समूह के नेताओं से मुलाकात की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी 3 बार अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिले हैं। ये नेता अल्बर्टा को कनाडा से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा। कार्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। अल्बर्टा पश्चिमी कनाडा का तेल समृद्ध प्रांत है। इसकी आबादी करीब 50 लाख है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कनाडा के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा निकलता है। यह प्रांत लंबे समय से खुद को एनर्जी प्रांत के रूप में देखता रहा है। अलगाववादी का कहना है कि कनाडा सरकार की जलवायु नीतियाँ अल्बर्टा के तेल उद्योग को नुकसान पहुँचा रही हैं। उनका आरोप है कि अल्बर्टा से सरकार को भारी टैक्स मिलता है, जबकि बदले में राज्य को कम आर्थिक सहायता मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्टा में लोग परंपरावादी हैं, जबकि कनाडा के दूसरे राज्य में उदार आबादी ज़्यादा है। इससे उनकी रूढ़िवादी आवाज़ दब जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल सोलवर्ग के मुताबिक अल्बर्टा में अलग होने की मांग कनाडा के गठन के समय से की जा रही है, लेकिन जब सरकार के फैसले सीधे अल्बर्टा की जीवन शैली पर असर डालते हैं तब यह उम्मीद जताई जाती है कि कुछ बदलेगा। अफ्रीकी देश कांगो से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक खदान में हुए भीषण लैंडस्लाइड भूस्खलन ने पल भर में तबाही मचा दी। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 200 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खदान में काम चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। मिट्टी, पत्थर और मलबे के सैलाब ने मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। देखते ही देखते पूरी खदान कब्रगाह में बदल गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। चारों तरफ चीखें, रोना और मदद की गुहार गूंजने लगी है। कई लोग मलबे में जिंदा दब गए हैं, जबकि दर्जनों शव बाहर निकाले जा चुके हैं। स्थानीय लोग नंगे हाथों से अपनों को ढूंढने में जुट गए हैं। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि हादसे के वक्त खदान में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, जो परिवार का पेट पालने के लिए खतरनाक हालात में काम करने को मजबूर थे। यह त्रासदी एक बार फिर कांगो में गरीबी, असुरक्षित खनन और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारी मलबे और संसाधनों की कमी के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस हादसे के बाद कांगो में शोक का माहौल उठ चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक गरीबी जाने यूं ही खदानों में दफन होती रहेगी।
कब सुधरेगी खनन सुरक्षा व्यवस्था? यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानी लापरवाही और मजबूरी की दर्दनाक कहानी बताती है। अमेरिका में अवैध घुसपैठ को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। डंकी रूट के जरिए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे भारतीय नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात यह है कि हर दिन औसतन 65 भारतीय पकड़े जा रहे हैं, जबकि पिछले एक साल में करीब 23,000 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए डंकी रूट का सपनों का सफर जो बन रहा है डरावना जाल। इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अमेरिका में डंकी रूट से एंट्री करने के मामले में बीते एक साल में हर रोज 65 भारतीय पकड़े गए। जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी बॉर्डर एंड कस्टम ने कुल 23,830 भारतीयों को पकड़ा। विभाग के मुताबिक एंट्री के मामले घटे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में कुल 85,119 भारतीय पकड़े गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार एक नया ट्रेंड भी सामने आया है। अमेरिका में एंट्री करते पकड़े गए सभी भारतीय सिंगल एंटिटी यानी अकेले ही थे। कोई भी भारतीय परिवार के साथ नहीं पकड़ा गया। जबकि 2024 में पकड़े गए भारतीयों में से करीब 20,000 भाई, पत्नी या बच्चों के साथ अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री कर रहे थे। वहीं अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको बॉर्डर के बजाय अब तुर्की दुबई रूट से अवैध एंट्री के मामले सामने आ रहे हैं। कनाडा बॉर्डर पर साल 2025 में 6,968 जबकि मैक्सिको बॉर्डर पर 1,543 भारतीय पकड़े गए। सबसे ज्यादा 15,319 दूसरे अमेरिकी शहरों से भारतीय पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक तुर्की दुबई रूट से फ्लाइट के द्वारा सीधे अमेरिका में एंट्री कराई जाती है। ज्यादातर केस अमेरिका में वेकेशन वीजा के नाम पर एंट्री और फिर स्टे अवधि को जंप करने के आ रहे हैं। अमेरिका से 2025 के दौरान कुल 3,254 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। ये संख्या 2009 के बाद से सबसे ज्यादा है। 16 साल में 18,882 को डिपोर्ट हुए। पहला रास्ता -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में कनाडा से अमेरिका पहुंचना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा के टोरंटो पहुंचने पर डंकी को एजेंट के कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रुकना पड़ता है। एजेंट डंकी को टोरंटो से 2,100 किलोमीटर दूर मनीतोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है। मनीतोबा में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से निकले आंसू पलकों पर ही जम जाते हैं। डंकी को मनीतोबा से 1,834 किलोमीटर दूर एमरसन गांव पहुंचाया जाता है। यह गांव कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है। यहां से डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। डंकी 49वें पैरेलल बॉर्डर पर पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता घने जंगलों और रेगिस्तान पार कर अमेरिका पहुंचना। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचाता है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान पार करना होता है। अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है। यहां से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। नाव से सफर करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफर होते हैं, जो मेक्सिको के लिए जाती है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसियों ने इस नेटवर्क पर सख्ती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर कड़ी जांच, संदिग्ध यात्रियों की प्रोफाइलिंग और एजेंट नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते पकड़े जाने वालों की संख्या लगातार सामने आ रही है। इस पूरे मामले ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों युवा जान जोखिम में डालकर डंकी रूट चुन रहे हैं? कब टूटेगा मानव तस्करी का यह नेटवर्क और कब जागरूक होंगे लोग? हकीकत साफ है, डंकी रूट सपनों का शॉर्टकट नहीं, बल्कि गिरफ्तारी, डिपोर्टेशन और जिंदगी बर्बाद होने का रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत वेनेजुला के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करना होगा, विस्तार देने और आने वाले वर्षों में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साझा विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वेनेजुला में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुला में एक सैन्य अभियान चलाया था। इस दौरान वेनेजुला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका में मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म और हथियारों से जुड़े मामलों में मुकदमा चल रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद 5 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाला और देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को कहा। ऐसा ना करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि सेना राष्ट्रपति के किसी भी सैन्य आदेश के लिए तैयार है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हतामी ने कहा कि पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद सेना ने अपनी सैन्य रणनीति बदली है। इसके तहत बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार किए गए हैं। हातामी के मुताबिक ये ड्रोन जमीन और समुद्र दोनों जगह से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान ने कहा कि वह जून 2025 की तरह कतर के अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को समुद्र में तैनात किया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार देर रात एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी नई फाइल्स रिलीज की है, जिसमें जेफरी एपस्टीन के कुछ ईमेल सामने आए हैं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फाइल्स में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का भी नाम सामने आया है। मीरा नायर से जुड़ा मेल अमेरिकी फिल्म पब्लिसिटी पेगी सीगल ने एपस्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को भेजी थी। इसमें पेगी सीगल ने लिखा था कि वह गिलिस्लीन मैक्सवेल एपस्टीन की गर्लफ्रेंड और अपराधी के मैनहट्टन टाउन हाउस से एक आफ्टर पार्टी से लौटी हैं। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की मां है। नई फाइलों में 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2000 से ज़्यादा वीडियो भी शामिल हैं। मैक्सवेल के घर पर हुई पार्टी मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म एमेलिया से जुड़ी थी। फिल्म में हिलेरी स्वेक ने एविएटर एमेलिया ईयरहार्ट का किरदार निभाया था और रिचर्ड गियर उनके पति जॉर्ज पुटनम के रूप में थे। ईमेल में सीगल ने बताया कि पार्टी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और मीरा नायर समेत कई बड़े नाम मौजूद थे। यह ईमेल अमेरिकी न्याय विभाग की शुक्रवार को जारी की गई है। नई फाइलों का हिस्सा है जी। इन फाइल्स में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और एपस्टीन के बीच 2012 और 2013 के दौरान हुए ईमेल एक्सचेंज की जानकारी सामने आई है। एपस्टीन ने मस्क को अपने निजी द्वीप पर आने के लिए कई बार निमंत्रण भी दिया था। ये ईमेल दिखाते हैं कि एपस्टीन ने यात्रा की तारीखें, हेलीकॉप्टर से आने की व्यवस्था और वहां होने वाली पार्टियों के बारे में मस्क से चर्चा की। क्रिसमस के मौके पर 2012 में एपस्टीन ने मस्क को द्वीप पर आने का न्योता भी दिया था। हालांकि तब मस्क ने आने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का ग्लोबल अल्टीमेटम सामने आ रहा है। कनाडा के बाद ब्रिटेन को खुली धमकी दी जा रही है।
चीन से व्यापार किया तो अंजाम खतरनाक होगा। दुनिया की राजनीति में भूकंप लाने वाला बयान ये सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के बाद अब सीधे ब्रिटेन को चेतावनी की लाल रेखा दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा और सख्त लहजे में कहा कि अगर ब्रिटेन चीन के साथ व्यापार बढ़ाता है तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि चीन आर्थिक साझेदारी के बहाने देशों की रणनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में दखल देता है। ट्रंप का मानना है कि चीन पहले निवेश और व्यापार के जरिए भरोसा जीतता है, फिर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम सेक्टरों पर पकड़ बनाकर देशों को अपने प्रभाव में ले जाता है। उन्होंने इशारों में साफ कहा कि अगर ब्रिटेन ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई तो इसका असर अमेरिका ब्रिटेन रिश्तों पर भी पड़ सकता है। कनाडा के बाद ब्रिटेन को दी गई यह चेतावनी बताती है कि अमेरिकी चीन के खिलाफ अपने सहयोगी देशों को एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। इस बयान से वैश्विक राजनीति में नया तनाव पैदा हो गया है और दुनिया एक बार फिर अमेरिका बनाम चीन के दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। गुटेरेस का अलार्म देश को तुरंत एकजुट होने की जरूरत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने वैश्विक राजनीति और व्यवस्था को झकझोर दिया है। उनका संदेश अब सिर्फ अमेरिका या कनाडा तक सीमित नहीं रहा, ब्रिटेन और अन्य देशों तक असर पहुंचता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया कंगाली की कगार पर खड़ी है। उनकी चेतावनी भरा संदेश साफ है, अगर देश समय रहते सहयोग और कूटनीति में नहीं जुटे तो वैश्विक संकट और गहरा हो जाएगा। कहा कि ट्रंप के कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्थिर कर रहे हैं, निवेश और आर्थिक सहयोग को खतरे में डाल रहे हैं, विकासशील देशों और गरीब लोगों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वर्तमान हालात में संयुक्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संकट सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, भूख, बेरोजगारी और ऊर्जा संकट जैसी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों से वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता, राजनीतिक तनाव और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। गुटेरेस की चेतावनी एक अलार्म है जो दुनिया को चेताती है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच संभावित समझौते से पहले एक बड़ा बयान देकर दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की एक दूसरे से गहराई से नफरत करते हैं। उनका मानना है कि यह नफरत किसी भी समझौते या शांति प्रयास को चुनौती दे सकती है। हमें बड़ी बाधा, ट्रंप बोले, पुतिन और जेलेंस्की आपस में गहराई से नफरत करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का ये बयान वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकता है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि दोनों देशों के बीच निजी दुश्मनी, आपसी अविश्वास और राजनीतिक तनाव शांति समझौतों की संभावना को कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी टिप्पणी में चेतावनी दी कि अगर नेताओं के बीच ये व्यक्तिगत टकराव बना रहा तो संभावित समझौते भी स्थायी नहीं हो सकते। उनके मुताबिक दुनिया को इस रिश्ते की गहराई और गंभीरता को समझते हुए रणनीतिक रूप से कदम उठाना होगा। वैश्विक परिदृश्य पर असर। ट्रंप के बयान से ये साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष अभी लंबा खिंच सकता है। किसी भी शांति प्रयास में बड़ी चुनौतियां हैं। पश्चिमी देशों और वैश्विक नेताओं को सतर्क रहना होगा। विशेषज्ञ इसे अगले बड़े कूटनीतिक संकट का संकेत मान रहे हैं और मान रहे हैं कि ट्रंप के बयान के बाद दुनिया रूस यूक्रेन बातचीत पर और अधिक नजर रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच जंग थमने की उम्मीदों के बीच अब एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में भारी तकरार हो गई है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इजराइल के उप राजदूत को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए उन्हें 72 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है।
दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूतावास में चार्ज d'affaires एरियल सिडमैन को इसलिए निष्कासित किया जा रहा है क्योंकि इजरायली आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का अपमान किया गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इजरायली अधिकारियों की यात्राओं की सूचना दक्षिण अफ्रीका को जानबूझकर नहीं दी गई, जिसे कूटनीतिक मानदंडों और प्रथाओं का अस्वीकार्य उल्लंघन बताया गया। दक्षिण अफ्रीका की इस कार्रवाई के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। जिस इजरायली उप राजदूत सिडमैन को दक्षिण अफ्रीका ने 72 घंटे में देश छोड़ने को कहा है, वह इस अफ्रीकी देश में नेतन्याहू के सबसे वरिष्ठ राजनयिक बताए जा रहे हैं। सिडमैन को 2023 में दक्षिण अफ्रीका तब भेजा गया जब इजरायल द्वारा अपने राजदूत को वापस बुला लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध पहले से ही गंभीर रूप से तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वह फिलिस्तीन लोगों का लंबे समय से समर्थक कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में इजरायल पर गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया था। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।